Good morning everyone and welcome to the class. We are doing second chapter in history and the name of the chapter is From Trade to Territory. And under this chapter we were discussing how the company, the East India Company, which came only for the purpose of trading, but when they were doing trade in Bengal. They started it with Bengal only. We see that because of their rivalry with the French company, they started to make forts. They started fortification around their settlement, and there were many such things were done by the British company, which became a reason for the conflicting relationship between the Nawab of the Bengal and the East India Company. We have seen that first of all, fortification was one of the reason when the British established their first factory on the bank of the river Hooghly, and then they also set up a warehouse. They also established a company, ऑफिस कंपनी की एक ऑफिस भी वहाँ पर उन्होंने बना ली, और उसके अलावा जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उनका एक सेटलमेंट बना लिया. उन सबको वहीं पर बुलाकर वो एक सेटलमेंट बना लिए, उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किए. फिर उन्होंने किस तरह से जो ये थे मुगल ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब देकर के 3 गांवों की जमींदारी राइट्स ले ली. फिर आगे उन्होंने औरंगजेब को परसुएड करके किसी तरह से बहला के फुसला के इस बात के लिए मना लिया कि कंपनी जो ट्रेड करेगी वो ड्यूटी फ्री होगी. फिर उसका भी मैनिपुलेशन होता है. उसका ये मैनिपुलेट करते हैं कि जो फरमान जारी किया औरंगजेब ने वो था कि कंपनी जो ट्रेड करेगी दैट विल बी ड्यूटी फ्री. लेकिन इन्होंने क्या शुरू किया, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, उसको भी उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब का फरमान है उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी के ऑफिसर्स जो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ड्यूटी फ्री होगी. तो इन सब वजह से बंगाल के नवाब को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस होने लगा, और तब इनके बीच के रिलेशंस जो थे वो बहुत ही ख़राब होने लगे. जैसे हमने देखा था, सबसे पहले जो बंगाल के नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे, देन उनका बेटा अली वर्दी खान बनता है, और फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते. और जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं उस समय क्या हुआ है कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है. तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब है वो अपने पावर को एजर्ट करना स्टार्ट करते हैं, और कंपनी को वो कई चीज़ों के लिए रोकते हैं कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, है ना, और आपको ट्रिब्यूट देना होगा. अगर आप हमारे यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रिब्यूट देना होगा, है ना. और जो वो क्वाइंस मिंट करना चाहती थी उसके लिए भी मना कर दिया. तो इन सब से रिलेशंस जो हैं इनके बीच के ख़राब होने लगते हैं, और कंपनी इनकी बात मानने के लिए, नवाब की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. ना तो वो ट्रिब्यूट देने के लिए तैयार थी, ना फोर्टिफिकेशन रोकने के लिए. उल्टे उन्होंने कंपनी ने डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, और ये सब का नतीजा जो हुआ वो ये हुआ कि धीरे धीरे जो कंपनी थी वो ये चाहने लगी कि वो एक ऐसे नवाब बना दे, पपेट नवाब, और जिससे सिराजुद्दौला की दुश्मनी थी वो उसको नवाब बनाने के लिए उन्होंने एफर्ट किया. लेकिन सिराजुद्दौला को इसके बारे में पता चल जाता है, और फिर सिराजुद्दौला जो है वो और भी ज़्यादा जिसको कहा जाए कि एंगर आ जाता है उसके मन में कि ये हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों वो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, है ना. और तब सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करिए, फोर्टिफिकेशन को रोकिए और हमारे रेवेन्यू पे करिए.
लेकिन ये सब कुछ भी बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और तब नवाब ने, सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर्स के साथ, जहाँ कासिम बाजार, जहाँ पर की इंग्लिश फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो जाते हैं और कंपनी के ऑफिसर्स को कैप्चर करते हैं, वेयर हाउस में ताला लगा देते हैं, इंग्लिशमैन के आर्म्स को छीन लेते हैं, है ना, और इंग्लिश जो शिप्स वहाँ पे लगे हुए थे उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। और तब फिर वो कलकत्ता में मार्च करके वहाँ जाते हैं ताकि वहाँ पर अपना वो कंपनी की जो फोर्ट है उस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन तब तक में ये न्यूज़ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाती है, और जो मद्रास में जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के कमांडिंग में आर्मी भेजते हैं, है ना, नेवल फ्लीट्स भी भेजी जाती है। और उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव इतनी सारी आर्मी और नेवल फ्लीट्स के साथ पहुंचते हैं कलकत्ता, तो उसके बाद नेगोशिएशन के एफर्ट्स होते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है बातचीत का। और फाइनली हम देखते हैं कि 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में जो कंपनी की आर्मी थी, और वो सिराजुद्दौला के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है पलासी में, जिसे हम बैटल ऑफ पलासी कहते हैं। और इस बैटल ऑफ पलासी में जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला की डिफीट होती है। उसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो उनका एक कमांडर था मीर जफर, उसने धोखा दे दिया, वो आया ही नहीं अपनी टुकड़ी के साथ लड़ने के लिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने, ब्रिटिश ने उनको ये किया था, प्रॉमिस किया था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो वो मीर जफर को बना देंगे नवाब। तो इसी कारण से मीर जफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। और फिर हम देखते हैं कि जब सिराजुद्दौला हार जाता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है, और उसके बाद मीर जफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि मीर जफर के नवाब बनने के बाद भी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं करती है कंपनी के लिए, ठीक है। क्योंकि जब वो नवाब बन जाते हैं मीर जफर, तो फिर जो नवाब की एक बेसिक जो डिग्निटी होती है वो उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं, सोवरेनिटी अपनी दिखानी शुरू कर देते हैं। और अब कंपनी को समझ में आता है कि मीर जफर जो है, जिसको कि वो सोचे थे कि पपेट नवाब बना करके अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। और तब जब मीर जफर प्रोटेस्ट करते हैं तो कंपनी जो है वो फिर से उनको हटा देती है और मीर जफर की जगह मीर कासिम को ले आती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, सिराजुद्दौला से सिराजुद्दौला जो है वो बैटल ऑफ पलासी में हार जाते हैं, और 1757 में मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन मीर जफर जब प्रोटेस्ट करते हैं तो मीर जफर को भी डिपोज करके उनकी जगह पे मीर कासिम को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। लेकिन मीर कासिम भी जो है वो भी पपेट नवाब बनकर नहीं रहते हैं, उनकी तरफ से भी कंप्लेंट्स आने स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद फिर एक बैटल होता है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। और ये जो 1764 का जो बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, इसमें क्या होता है कि मीर जफर को फिर से रीइंस्टॉल कर दिया जाता है। मीर जफर आया बैटल ऑफ पलासी के बाद, उसके बाद मीर कासिम आया, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, और फिर से मीर जफर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। फिर से मीर जफर जो है वो बन जाते हैं नवाब। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही 1765 में मीर जफर की डेथ हो जाती है। और अब हम क्या देखते हैं कि मीर जफर के साथ भी जब दोबारा बने थे तो भी कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि नवाब जो था मीर जफर, उसको 5 लाख एवरी मंथ पे करना था कंपनी को। लेकिन कंपनी उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी, कंपनी और भी पैसे चाहती थी। मतलब कंपनी जो थी वो हमसे पैसे ले रही थी, हमारे नवाब से,
हर मंथ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ जो है वो एवरी मंथ इट वॉज द नवाब वॉज पेइंग टू द कंपनी। ठीक है, तो मतलब उल्टी चीज़ें हो रही थी। होना ये चाहिए था कि कंपनी को पे करना चाहिए नवाब को, लेकिन यहाँ पर हो ये रहा था कि नवाब जो है वो कंपनी को पे कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कंपनी सेटिस्फाइड नहीं थी और इसको ये लग रहा था कि इसको और भी ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि जो भी उसके एक्सपेंसेस है वो सब इससे पूरे हो सके, है ना। और इस तरह से मीर जफर की जब डेथ होती है 1765 में, तो तब तक में कंपनी का जो मूड है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और हम ये देखते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हम खुद ही अब नवाब बन जाएंगे, अब हम किसी और को नवाब नहीं बनाएंगे बल्कि हम खुद ही नवाब बन जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि 1765 में जो मुगल एम्परर है वो कंपनी को बंगाल प्रोविंस का दीवान अपॉइंट कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द ईयर 1765। Mughal emperor appoints the company as the Diwan of Bengal and जो दीवानी उनको मिल गई, इससे क्या होता है कि अब कंपनी जो है वो बंगाल का जो भी रिसोर्सेज था उसको कंपनी यूज़ करेगी अपने हिसाब से, अपने तरीके से। कोई भी उस पर किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ restrictions was not there. Okay, so this year is very important, 1765, when the Mughal emperor appoints the company as the Diwan of Bengal. ठीक है, और दीवान बनने का यही मतलब हुआ कि जो भी बंगाल के जो भी रिसोर्सेज हैं, ऑल दोज रिसोर्सेज विल बी यूज्ड बाय द कंपनी। तो अब कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी तक कंपनी जो है वो पपेट नवाब बना करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, बट वो उसके हिसाब से वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। 5 लाख एवरी मंथ मिल रहे थे, दैट टू वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द कंपनी, है ना। और लेकिन अब जो है वो कंपनी के लिए सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, क्योंकि अब क्या है कि ये इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है, इसका ट्रेड एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें वो इंडिया से खरीदती थी उसको उन गोल्ड और सिल्वर से खरीदना पड़ता था जो कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट होके आते थे। ठीक है, जो भी सामान, जो भी जैसे स्पाइसेस है, फिर वो है फैब्रिक है, जो कुछ भी कंपनी खरीद रही थी वो खरीदने में उसको कैसे खरीदती थी, खरीदने के लिए उसको गोल्ड और सिल्वर जो है वो ब्रिटेन से आता था, उसी से वो खरीदती थी, है ना। क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कि वो इंडिया में सेल कर सकते। अगर ब्रिटेन के पास कोई ऐसा सामान होता जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस होता जिसको कि इंडिया में सेल किया जा सकता, तो क्या होता कि ब्रिटेन से चीज़ें आती, यहाँ पर सेल होती, उस पैसे से, सेल करने से जो पैसा अर्न होता कंपनी को, कंपनी उस पैसे से यहाँ से सामान खरीद के फिर भेज देती। लेकिन उस समय ब्रिटेन में कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी जिसको कि इंडिया में सेल किया जा सके। तो अब इंडिया में सेल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो अगर इंडिया से उनको सामान खरीदना है, स्पाइसेस खरीदने हैं, फैब्रिक्स खरीदने हैं, तो वो कैसे खरीदेगी? उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो इसके लिए ही गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट होकर के आता था ब्रिटेन से, और उसी से वो इन सामानों को खरीदती थी। ठीक है,
तो इस तरह से होता था। लेकिन अब क्या हम देखते हैं कि बैटल ऑफ पलासी के बाद से इनका जो होल्ड था बंगाल पे वो बढ़ जाता है। बंगाल पे जैसे मीर जफर बनते हैं, मीर जफर कोई अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इनको मिलने लगता है। मीर कासिम आते हैं, फिर मीर जफर आते हैं, तो धीरे धीरे बैटल ऑफ पलासी के बाद से ब्रिटेन से जो गोल्ड का जो फ्लो हो रहा था, जो गोल्ड आता था, इंपोर्ट होता था, वो कम होने लगा था, क्योंकि ज़्यादातर जो इनके एक्सपेंसेस थे कंपनी की वो यहीं मतलब बंगाल के रेवेन्यू से उनका सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन जब वो दीवान बन जाते हैं, जब उनको दीवानी मिल जाती है बंगाल की, तो उसके बाद तो उनको अब किसी भी तरह के पैसे की जरूरत ही नहीं रह गई। जो भी कंपनी का एक्सपेंस था इंडिया में, जो भी सामान खरीदना था, वॉट एवर एक्सपेंस वॉज देयर of the company, all those expenses were met by this revenue only. अब उसको ब्रिटेन से गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं मिलती थी। जो भी इंडिया से उसको रेवेन्यू मिलता था उससे कंपनी अपने सारे खर्चे निकाल ले रही थी, है ना। इसी रेवेन्यू से, जो कि बंगाल से उसे मिल रही थी, इसी रेवेन्यू से वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल परचेज करती थी, कंपनी की ट्रूप्स, कंपनी की आर्मी को मेंटेन करती थी, एंड जो ऑफिसेज बनते थे, जो फोर्टिफिकेशन होता था, उसमें जो खर्चे आते थे वो सारे खर्चे बंगाल के रेवेन्यू से ही निकलते थे। तो अब इनको गोल्ड इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रह गई। बस इंडिया का, बंगाल का दीवानी मिलने के साथ ही उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यहाँ से वो आराम से जो भी उनके खर्चे थे वो सारे इससे निकल जाते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो बहुत ही पावरफुल बन गई, बहुत उसके पास अथॉरिटी आ गई, पावर आ गई। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपनी के में काम करने वाले लोग थे, उनके वो भी अपने आप को नवाब की तरह ट्रीट करने लगे, वो अपने आप को नवाब मानने लगे। और जो ब्रिटिश थे उनके वो नवाब, दे वर नॉट एबल टू से नवाब, तो वो कहते थे नाबूब्स, नाबोब्स। नवाब की जगह उसको कहते थे नाबोब्स, है ना, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक नवाब, तो उसको वो नाबोब्स कहते थे। ठीक है, तो हम बंगाल में अगर देखें तो बैटल ऑफ पलासी जो हुई 1757 में, बैटल ऑफ पलासी के बाद जो एक्चुअल नवाब्स थे बंगाल के, उनकी कंडीशन खराब होती गई। उनको बहुत ज़्यादा मनी, जैसे हमने देखा कि 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, उस समय के लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उनको हर मंथ 5 लाख रुपए देने पड़ते थे कंपनी को, और लैंड भी देनी पड़ती थी। इस तरह से जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा, लेकिन जो नवाब्स थे उनके लिए ये बहुत ही बुरा था। अगर हम कंपनी के ऑफिसर्स में रॉबर्ट क्लाइव को देखें, जो कि जिन्होंने जो कमांडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पलासी, तो रॉबर्ट क्लाइव को अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे इंडिया में पैसे उन्होंने जमा किए, उन्होंने बहुत मतलब पैसे बनाए इंडिया में। ये जब मद्रास में वो आए थे इंग्लैंड से 1743 में, तब उनकी एज जो थी वो 18 इयर्स की एज थी। वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। ओके, सेवनटीन 1743 में वो इंग्लैंड से आए थे मद्रास, तब उनकी एज थी 18 इयर्स। और उस समय अगर हम देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन 1767 में जब उन्होंने इंडिया छोड़ा,
है ना। 1767 में वो इंडिया से चले गए थे। तो उस समय उनके पास कितने जो मनी था, जो पैसे थे उनके पास, वो था 401,102 401,102 पाउंड। ठीक है, ये पाउंड का साइन होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ पाउंड। तो उनके पास 401,102 पाउंड, 401,102 पाउंड उनका वेल्थ था। ठीक है, तो इतने पैसे कहाँ से आए रॉबर्ट क्लाइव के पास? सही काम से, मतलब जिसको हम कहेंगे कि विदाउट एनी करप्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन सो मच वेल्थ इतने कम टाइम स्पैन में। जैसे कि हम देख रहे हैं 1743 में जब वो आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और जब 1767 में जब वो इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उनके पास ये अमाउंट था। तो इतना सारा कुछ बिना करप्शन के इज नॉट पॉसिबल टू हैव सो मच वेल्थ। जबकि अगर हम देखें तो जब उनको वो बंगाल के गवर्नर बने 1764 में, तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। When he became the governor of Bengal in 1764, he was given a responsibility. The responsibility was to remove corruption in company administration. कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पता चल रहा था कि बहुत करप्शन चल रहा है, तो उस करप्शन को रिमूव करने की जिम्मेदारी उन पर दी गई थी। लेकिन वो खुद ही उन पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन पे चार्जेस लगते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होता है जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इंग्लैंड जब वो वापस चले जाते हैं 1767 में, यहाँ से चले जाते हैं, और तब 1772 में उन पे चार्जेस लगते हैं करप्शन के, क्योंकि हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा वेल्थ उनके पास हो गया था। तो उन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उनको एक्विट कर दिया था। एक्विट करना मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, इन पर कोई भी करप्शन, मतलब ही हैज़ नॉट मेड मनी बाय करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, किसी भी तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस से उन्होंने पैसे नहीं बनाए हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की फाइंडिंग थी। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि 1774 में जब ये ओवर हो जाता है सारा इन्वेस्टिगेशन, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में उनको एक्विट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 1774 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन पे करप्शन के चार्ज लगे थे इसलिए। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे जो कंपनी ऑफिसर्स थे वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा बनाए, ऐसी बात नहीं है जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। ठीक है, उस तरह से नहीं कि हर किसी ने ही इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे जमा कर लिए इंडिया में। कई बार तो ऐसा भी होता था कि अर्ली डेथ्स हो गए इनके, जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे उनमें से कई बीमार हो जाते थे, बीमार होकर के उनकी डेथ हो जाती थी, कई बार वॉर में उनकी डेथ हो जाती थी, है ना। तो हर किसी को हम कहें कि सारे के सारे कंपनी ऑफिसर्स करप्ट थे, डिसऑनेस्ट थे, ऐसा कहना सही नहीं होगा। उनमें से कुछ थे, है ना, कुछ करप्ट थे, कुछ डिसऑनेस्ट थे, लेकिन सभी नहीं थे। उनमें से कई ऐसे भी थे जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, और वो चाहते थे कि जब वो इंडिया में उनकी जैसे उनको जब काम करने का मौका मिल रहा है इंडिया में, तो वो पैसे कमा लें अच्छे से, ताकि जब वो वापस जाएं ब्रिटेन में तो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करें, है ना। सो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो उन्होंने इंडिया में अच्छे पैसे कमाए, और जब वो वापस गए तो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छी रिचेस, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने लीड की, है ना। इस तरह के जो लोग होते थे, इस तरह के जो ऑफिसर्स होते थे, इनको नाबॉब्स कहते थे, है ना। ये नाबॉब्स क्या हुआ,
जो वर्ड नवाब हिंदी में हम जिसको नवाब कहते हैं, उसी को जब एक ब्रिटिश जब नवाब बोलेगा तो कैसे बोलेगा? नवाब्स, नवाब्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनको सोसाइटी में काफ़ी इज्जत मिली, है ना, ब्रिटिश सोसाइटी में। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनका कुछ लोगों ने मजाक भी किया, है ना, जैसे कि कार्टून्स बना करके प्लेस के थ्रू उनकी मजाक भी की गई। ठीक है, तो ये हमने कंपनी ऑफिसर्स के बारे में देख लिया। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है कंपनी एक्सपैंड्स रूल। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने यही देखा कि कंपनी ने बंगाल में ट्रेडिंग स्टार्ट की। पहली जो फैक्ट्री कंपनी की बनी वो हुगली नदी के किनारे बनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया और इसी ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ नवाब के साथ रिलेशन खराब होता है, नवाब के साथ वॉर बैटल होता है, नवाब को ये कंट्रोल करना चाहते हैं और अल्टीमेटली इन द ईयर 1765 कंपनी ही नवाब बन जाती है, कंपनी ही दीवान बन जाती है बंगाल की और पूरे रेवेन्यू के राइट्स उसको मिल जाते हैं। अब आगे क्या हुआ? ठीक है, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब कैसे कंपनी अपने रूल को एक्सपैंड करती है, बढ़ाती है। ठीक है, so we see that after this battle of Plassey 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और उसके बाद से कंपनी जो है वो 1764 में बंगाल की उनको वो मिल जाती, 1765 में बंगाल की दीवानी मिल जाती है। और हम क्या देखते हैं कि इसके बाद कंपनी जो है वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाती जाती है, इंडिया की टेरिटरी को वो एनेक्स करती जाती है। एनेक्स करना मतलब अपने में मिलाते जाना। जो टेरिटरी ओरिजिनली इंडिया की है उस टेरिटरी को कंपनी अपने में मिलाती जा रही है, अपना बनाती जा रही है, ऑक्यूपाई करती जा रही है। लेकिन ये जो एनेक्सेशन हो रहा था इंडियन टेरिटरी का, उसमें कंपनी ने कहीं भी, बहुत रेयरली ही ऐसा हुआ कि कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया। मिलिट्री अटैक के थ्रू उसने इंडियन टेरिटरी को नहीं अपने कंट्रोल में लिया, बल्कि उसने कई तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज़ किए ताकि उसको एनेक्स करने के लिए यानी कि उस टेरिटरी को अपने में मिलाने के लिए। कोई डायरेक्ट उसने मिलिट्री अटैक नहीं किया, कई तरह के उसने हथकंडे अपनाए, तरीके अपनाए। इसमें एक हम क्या देखते हैं कि जो कंपनी थी वो बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि जो इंडिया के जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, जो डिफरेंट राजा का दरबार था, उसमें वो क्या किया कि रेसिडेंट्स अपॉइंट करने लगे। कंपनी स्टार्टेड टू अपॉइंट रेसिडेंट्स। अब ये रेसिडेंट्स से हम क्या मीन करते हैं? रेसिडेंट्स जो है वो एक तरह से कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट, कंपनी के एजेंट थे, जो कि राजा, इंडियन राजा जो थे, इंडियन किंग्स जो थे, उनके दरबार में रहा करते थे। तो ये बक्सर के बैटल के बाद से ही इन्होंने ये एक तरीका स्टार्ट किया कि रेसिडेंट्स को, जो कि उनकी कंपनी के एजेंट होते थे,
उसको वो अपॉइंट करने लगे इंडियन किंग्स के दरबार में। और उसका काम क्या था? उसका काम था कंपनी के इंटरेस्ट को बढ़ाना, कंपनी के इंटरेस्ट को सर्व करना। और ये एक इसी तरह के बहुत सारे तरीके हम लोग देखेंगे कैसे कंपनी अपने रूल को एक्सपैंड करती है।